वेलकम टू SWT इंस्टीट्यूट। आज हम आप लोगों को उपग्रह से संबंधित सभी जानकारियां देंगे। उपग्रह, हमारा टॉपिक क्या होगा? उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। सैटेलाइट ठीक है। इसके पहले हमने आप लोगों को किसके बारे में बताया था? तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। यानी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जितनी भी चीजें थीं, सब चीजों के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। आज हम देखेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है, यानी कि उपग्रह क्या होता है। देखिए, अगर हम आपसे उपग्रह की बात करेंगे तो आप सीधा सीधा कहोगे कि जी ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए। किसका चक्कर लगाए? किसी ग्रह का चक्कर लगाए। ऐसे आकाशीय पिंडों को हम उपग्रह की संज्ञा देते हैं। ऐसे आकाशीय पिंडों को हम कौन सी संज्ञा देते हैं? उपग्रह की संज्ञा देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे आकाशीय पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए, किसी ग्रह का चक्कर लगाए, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। मतलब कि अगर मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ठीक। और इस अर्थ के चारों तरफ कोई छोटा आकाशीय पिंड हो और ऐसे जो है वो चक्कर अगर इसके चारों तरफ ऐसे लगा रहा है, ठीक, तो हम इस पिंड को हम क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। और हमारी पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह। क्लियर? तो जब किसी ग्रह का कोई आकाशीय पिंड चक्कर लगाएगा तो उसे उपग्रह कहेंगे। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ग्रह क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। बातें क्लियर हुई? यानी सीधा सीधा जवाब ये होगा कि जो सूर्य का चक्कर लगाएगा उसे हम ग्रह कहेंगे, और जो ग्रह का चक्कर लगाएगा उसे हम उपग्रह कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। देखिए, अगर हम उपग्रह के बारे में बात करें, उपग्रह, तो ये बात आप समझ चुके हो कि उपग्रह क्या होते हैं या कहते किसे हैं, ठीक। लेकिन अगर हम उपग्रह की प्रकार की बात करें तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक उपग्रह। क्या होता है? प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह। और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। क्या होता है? एक प्राकृतिक उपग्रह होता है और एक कृत्रिम उपग्रह होता है। यानी कि जो प्रकृति में पहले से मौजूद है उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक उपग्रह कहेंगे, ठीक। जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है और ग्रह का चक्कर लगाए, ग्रह का चक्कर लगाए, उसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी? प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, ठीक है। उसे हम कौन सा उपग्रह कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। अगर हम प्राकृतिक उपग्रहों में बात करें तो एक आध दो प्राकृतिक उपग्रह आप बताइएगा। एग्जाम्पल के स्वरूप में आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चंद्रमा।
ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। इसको हम लोगों ने तो नहीं बनाया ना, ये पृथ्वी के साथ पहले से ही मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें कि कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, तो आप कहोगे ऐसे आकाशीय पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड जिसको मानव अपनी आवश्यकता के लिए आकाश में भेजता है, उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। बात मेरी समझ में आई? यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि जो पहले से मौजूद हो वो प्राकृतिक होगा, और जो बाद में हो वो जो है क्या होगा? कृत्रिम होगा, ठीक है। अभी हाल ही में हम एग्जाम्पल स्वरूप में अगर हम बात करें कृत्रिम उपग्रह की, तो आप कह सकते हो अभी मंगल ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था, तो मंगलयान है कि नहीं? मंगलयान। अभी भारत ने हाल ही में सफलता पाई है चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए, खैर वो उपग्रह है, ठीक। तो उपग्रह का जो चक्कर लगाए तो उसे अभी तक नाम नहीं दिया गया, बस इतना जान लो कि ग्रह का चक्कर जो लगाए उपग्रह है, जो सूर्य का चक्कर लगाए वो क्या है? ग्रह है। लेकिन जो उपग्रह का चक्कर लगाए उसे क्या नाम दिया गया अभी तक पता नहीं है, लेकिन उसे भी हम उपग्रह यानी सैटेलाइट ही तो कहते हैं। यानी मंगलयान के बाद क्या था? चंद्रयान। ये सब क्या है? चंद्रयान 3 सफल हुआ ना, ठीक। तो ये सब क्या है? हमारे कृत्रिम उपग्रह है। चंद्रमा हमारा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। बातें क्लियर हुई कि नहीं? चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें, कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। किसकी हम बात करें? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, यानी कृत्रिम उपग्रह की बात करें, तो कृत्रिम उपग्रह में एक होता है तुल्यकाली या भू अस्थायी उपग्रह। तुल्यकाली या भू अस्थायी उपग्रह। क्या होता है? तुल्यकाली या भू अस्थायी उपग्रह। अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं सिंक्रोनस। क्या कहते हैं? जियोसिंक्रोनस और अथवा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर? हमने कहा तुल्यकाली या भू अस्थायी उपग्रह, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। तुल्यकाली को हम क्या कहते हैं? जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, ठीक है। अब जियो स्टेशनरी होता क्या है पहले ध्यान से समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये कोई ग्रह है, ये क्या है? ग्रह है, और ग्रह में स्पेशली जियो स्टेशनरी यानी कि पृथ्वी से संबंधित हो, ठीक है। यानी कि हम यहां पर सीधे लिख दे अर्थ लिख दे, अगर हम लिख दे क्या लिख दे? अर्थ लिख दे। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ठीक। और पृथ्वी यहां पर कोई उपग्रह हम छोड़ दें और इसका जो ये भी चक्कर इसका लगा रहा है। अब आप मुझे बताओ
पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? परिभ्रमण काल कितना है? परिभ्रमण काल तो कहोगे 24 घंटा। कितना है? 24 घंटा है ना? ठीक, अपने अक्ष पर वो कितने घंटे में घूमता है? 24 घंटे में। अब ये 24 घंटे में एक बार में ऐसे घूम जा रही है, ठीक। और अगर इस उपग्रह का परिक्रमण भी क्या हो? 24 घंटा हो। उपग्रह का परिक्रमण क्या हो? 24 घंटा हो, यानी उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा हो। उपग्रह का परिक्रमण काल क्या हो? 24 घंटा हो। तो हम कह सकते हैं कि ये उपग्रह जो है जियोसिंक्रोनस या तुल्यकालिक उपग्रह है। मतलब नहीं समझ में आया? जैसे अभी मान लो कि सबसे बेस्ट उदाहरण बताए, आजकल सेल्फी लेने का प्रचलन है ना, एक गोल सा ऐसे बना होता है ना, और उस पर जो है ऐसे एक कैमरा लगा होता है, उस पर लोग खड़े हो जाते हैं और वो ऐसे चारों तरफ नाचता है ना। आप तो वहीं पर खड़े होते हो, लेकिन वो चारों तरफ से नाच के लेता है। अगर आप भी उसी के साथ, जितना वो चल रहा है, अगर आप भी उसी के साथ ऐसे घूमते रहो, वो आपके फेस के सामने है, वो आपके क्या है? फेस के सामने है, कैमरा फेस के सामने है, कैमरे के साथ आप भी घूमते रहो, जिस तरफ जाए उस तरफ, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये चीज हमेशा हमारे फेस की तरफ है, तो ये हमारे एकदम घूमने की एकदम सिंक्रोनस है कि नहीं? एकदम सिंक्रोनस है, ठीक। इसी को हम सिंक्रोनस कहते हैं, इसी को हम तुल्यकाली कहते हैं, इसी को हम जियो स्टेशनरी या भूअस्थायी कहते हैं, ठीक है। हर देश अपने लिए अगर सैटेलाइट छोड़ता तो सबसे पहले सोचता है कि हम जियो स्टेशनरी ही छोड़ें। क्यों? क्योंकि अपने देश की निगरानी करनी है। अब पृथ्वी ऐसे नाच रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है कि नहीं चक्कर लगा रही है? अब चक्कर लगा रही है तो भारत भी तो ऐसे घूमता होगा। अब सैटेलाइट अगर एक जगह हम मान लो ऐसे सेट कर दिए कि भाई यहां से तू ना जाओ कहीं, तो कभी तो भारत को देख ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? फिर जब वापस भारत घूम के आएगा तभी तो कैप्चर कर पाएगा। और जियो स्टेशनरी उपग्रह ऐसे होते हैं कि वो सीधा सीधा भारत के सामने एकदम सेट हुई है। अब जितना भारत घूमेगा उतना ये भी ऐसे चलता जाएगा, अर्थात भारत से नजर नहीं हटेगी उसकी। भारत पर हमेशा एकदम नजर गड़ा के रखा है, पूरा एकदम लोकेशन एकदम फिट देता रहेगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं जी? जियो स्टेशनरी कहते हैं, यानी कि तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं, ठीक है जी। यानी हम कह सकते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो ऐसा कह सकते हैं, देखेंगे ऐसे उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अक्षीय गति अक्षीय गति यानी हम कहते हैं परिभ्रमण काल 24 घंटा के बराबर हो उसे तुल्यकाली या भूअस्थायी उपग्रह कहते हैं,
ठीक है, उसे तुल्यकाली या भू अस्थायी उपग्रह कहते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तुल्यकाली उपग्रह समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तुल्यकाली उपग्रह की अगर हम खास बातों को देखें, तुल्यकाली उपग्रह की प्रमुख बातें, ठीक है बच्चा, ये सब बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और जब बनते हैं ना तो बच्चा वो लगा नहीं पाता, क्योंकि उसे सामान्य जानकारी है ही नहीं है। हर बच्चे को लगभग सामान्य जानकारी उपग्रह से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, पहला पॉइंट, ठीक है जी, अगर हम आपसे बात करें कि जो जियो सिंक्रोनस या तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं वो कहां पर परिक्रमण करते हैं, वो कहां पर परिक्रमण करते हैं, तो आप कहोगे यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमण करते हैं। मेरी बात समझ में आई? कैसे परिक्रमण करते हैं? विषुवत रेखीय तल में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, और अपनी पृथ्वी ऐसे 23.5 अंश झुकी हुई है। ऐसे अगर हम बात करें कि अपनी पृथ्वी कैसे झुकी हुई, तो अपनी पृथ्वी ऐसे जो है ऐसे झुकी हुई है ना, ठीक, और हमारा ये अक्ष ये है, ठीक, हमारा क्या है, ये देशांतर अक्ष ऐसे है ना, विषुवत रेखा यही है ना। अब यहां पर इसी के ऐसे लंबवत तल में होती है हमारे अक्ष के, हमने कहा ना, देखिए यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, तो पृथ्वी के अक्ष यही है ना, पृथ्वी का अक्ष ये है, ये अक्ष है, ये क्या है, अक्ष है, और ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, ठीक, ये विषुवत रेखा है। तो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत है कि नहीं, पृथ्वी के अक्ष के लंबवत और विषुवत रेखीय तल में क्या करती है, परिक्रमण करती है। बातें समझ में आई कि नहीं? उपग्रह कैसे परिक्रमण करती है? पृथ्वी के अक्ष के लंबवत और विषुवत रेखीय तल में। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें कैसे परिक्रमा करती है, किस दिशा में, दिशा की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट, तो यह हमेशा जो है पश्चिम से पूरब की दिशा में परिक्रमा करती है। यह हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करती है, दिशा में परिक्रमा करती है। ठीक है, याद रखना, नहीं तो पूछ लेगा प्रश्न। क्लियर है कि किस दिशा में परिक्रमा करती है, तो आप क्या करोगे? अब बताओ, अपनी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरा, ठीक है, हाँ, तो ये क्या, ये हमेशा कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें अगली चीज की, तो अगली चीज ध्यान से समझिए, तीसरा पॉइंट। ठीक, देखिए जो तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं। कितना? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं, और इनका परिक्रमण काल भी कितना होता है? 24 घंटा होता है। यानी आप कह सकते हो तुल्यकालिक उपग्रह
पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं और इनका परिक्रमण काल कितना होता है जी? 24 घंटा होगा। इनका परिक्रमण काल कितना होगा? 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा होता है। ठीक है, तो उपग्रह से संबंधित, वो भी तुल्यकालिक उपग्रह से संबंधित ये 3 बातें आप याद रखना। पहला पॉइंट मैंने कहा कि यह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत होती है हमेशा, और किसके तल में होती है? विषुवत रेखीय तल में होती है। साफ साफ एकदम स्पष्ट मैंने बना के चित्र समझा दिया है कि कैसे अक्ष के लंबवत हुआ और विषुवत रेखीय तल में हुआ। बातें क्लियर हुई? दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि यह हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करती है। हमेशा कैसे परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करती है। और तीसरी बात मैंने बताया आप लोगों को कि तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। कहां पर होते हैं जी? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और इनका भी परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा ही होता है। कितना होता है जी? 24 घंटा होता है। क्लियर? अब हम बात करें तुल्यकालिक उपग्रह के उपयोग। तुल्यकालिक उपग्रह के उपयोग, तुल्यकालिक उपग्रह के उपयोग। तुल्यकालिक उपग्रह के उपयोग, ठीक है। अब देखिए तुल्यकालिक उपग्रह के उपयोग। आज के जीवन में तुल्यकालिक उपग्रह की जितनी उपयोगिता कही जाए ना, उतना कम है। ठीक है, आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के घर में लगभग टीवी तो जरूर होगा। ठीक है, जो शहर वहर में रहते हैं सबके घर टीवी रहता है, क्योंकि पड़ोसी से मतलब नहीं है, टीवी से मतलब है। सही बात तो ये है ना। हाँ, आजकल पड़ोसी तो छोड़ दो, खाली मोबाइल हाथ में हो ना, तो गांव में ऐसे देखते हैं, हम देखते हैं ना, ऐसे मोबाइलिया ले लेंगे, ऐसे चलावत जाइए, 2 आदमी ऐसे चला करिए, बगलिया एक लड़का और रही, वो अपने मोबाइल में व्यस्त रही, न वो का देखी, पकड़ के मुंह जो बने के 1 मिनट उठाए ले जा, और धीरे धीरे अपन चलावा करी। ये स्थिति है, समझा। तो मोबाइल बहुत जरूरी भी है और गैर जरूरी भी है। खैर, हम यहाँ पर अपना उपग्रह देखेंगे, तुल्यकालिक उपग्रह के उपयोग के बारे में। देखिए, सबसे पहला, आप टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, ठीक, सब कुछ कर रहे हो, कैसे संभव है? ये आज इसी तुल्यकालिक उपग्रह के कारण ही संभव है। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि दूरदर्शन, ठीक, क्या करेगा ये? दूरदर्शन संकेतों को परावर्तित करके रिसीवर तक पहुंचाना पहला काम। बतिया समझ में आए भैया? यानी जो भी, अब मान लो कि रेडियो प्रसारण हो रहा है, ठीक है, आप कह सकते हो रेडियो का प्रसारण किससे होता है? इसी से तो होता है रेडियो का प्रसारण। आप 90.9 FM जो है लगाते हो और विविध भारती पकड़ लेता है। कैसे? वो तो चल रहा फैजाबाद में ना, चल रहा फैजाबाद, अयोध्या में। अब अयोध्या में चल रहा है, वहां पर रेडियो का स्टेशन है, हम यहाँ पर जो है लगा के अपना सुनते हैं आराम से। कैसे हुआ? पहले वहां से वो जब रेडियो तरंगे जो होती हैं वो जाती हैं सीधे उपग्रह के पास,
फिर उपग्रह से परावर्तित होती हैं और हमारे रेडियो में आती हैं। रेडियो हमारा उसका रिसीव करता है, उन तरंगों को जो है फिर से वो गाने में कन्वर्ट करता है और गाना फर्स्ट क्लास गाने लगता है ना। तो ये रेडियो प्रसारण भी इसी की वजह से होता है। इसके अलावा मौसम संबंधी जितनी भी भविष्यवाणी होती है सब इसी से होती है। मौसम संबंधी भविष्यवाणी, मौसम संबंधी भविष्यवाणी, ठीक है, इन्हीं उपग्रहों से होता है, उपग्रहों से होता है। मौसम संबंधी भविष्यवाणी इन्हीं उपग्रहों से होता है। यानी मौसम में जो भी, आज देखो बारिश होने वाली है, कल आंधी तूफान आने की संभावना है, परसों जो है ओले पड़ने की संभावना है, नरसों कोहरा पड़ने की संभावना है, चौथे रोज मौसम साफ रहेगा। ये सब कैसे हम जानते हैं? ये सब जानते हैं इन्हीं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट से। इन्हीं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट से हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। बातें क्लियर हुई ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। ये तो अब तक था केवल परिचय कि उपग्रह क्या होता है। उपग्रह के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ, जो हमें आज पढ़ाना था। ये केवल परिचय था, ठीक, ताकि आप जान सको कि आखिर में उपग्रह होता क्या है। क्लियर? उपग्रह मैंने बता ही दिया कि भैया प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा है, कृत्रिम उपग्रह आप देख रहे हो कि रोजाना कोई न कोई उपग्रह जो है छोड़ने की बात की जा रही है ना। वर्तमान में तो लोग ये भी चिंतित हो गए हैं कि आसमान में इतना ज्यादा उपग्रह छोड़ दिया गया है, कहीं एक दूसरे से ससुरे टकरा न जाए। ठीक है, हाँ सही है। उसके लिए चीन जापान सब मिलके जो है एक ऐसी जाल का निर्माण कर रहे हैं कि उसको लेकर जाएंगे, उस जाल को ऐसे रोक देंगे, बस सब आके उसमें बरबरा के गिर जाएंगे, फिर बांध के गट्ठर फेंक देंगे किसी समुद्र में, लेकर चले जाएंगे। ठीक है, ये सब है, क्योंकि इसका भी अब अंतरिक्ष का भी कानून बनने जा रहा है कि भैया सैटेलाइट अब ऐसे अपने मर्जी का जो नहीं तो सब छोड़ सकत। देखा, एक चीज और बता दी, अमेरिका जो है क्या करता है, अपने कुल छोड़ चुका है। अब छोटवारो देश जो नहीं के छोड़े लागे, तब वो का प्रदूषण होने लागे। कैसी एकदम देखा आप, गलत है। अब इसके लिए एक संघ बनाया जाएगा और जब तक वो जारी न कह दे कि तू सैटेलाइट छोड़ सकता है अपने देश ताई, तब तक तू सैटेलाइट ना छोड़ सकते। अब वजह के छोटवार देश वो अपने ताई कुछ ना कह सकते, केकरे ऊपर निर्भर नहीं है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ये सब है कि नहीं, ये लोग अपन पहले से लगाए हुए हैं। अब ये लोग का कम जरूरत है, एक आठ फुट जरूरत पड़ा था, बहुत हाईटेक जरूरत पड़ा था। और छोटे देश तो अब इन बेचारे रेडियो स्टेशन के ना जो है सेटेलाइट लगा पाए, दूसरे से मांगा थे, है कि नहीं। रेडियो स्टेशन का सेटेलाइट नहीं लगा पाए। हम लोग भी अपना सेटेलाइट, बहुत से सेटेलाइट, अभी 5-7 सेटेलाइट लगाना था, जिसमें से 7 चरण लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन लगभग 7 चरण पूरा हो चुका है। कि उससे क्या क्या करना था, सारा का सारा सिस्टम पहले से ही निर्धारित था। और वही बड़े देश अपना ऐसे कैसे परमाणु बम, पहले परमाणु बम सब लोग बना लिए, फिर जब जान गए कि हमारे पास हो गया तो कहने लगे ये तो देश विश्व के लिए खतरा है, विश्व के लिए खतरा। अब विश्व के लिए खतरा है तो और सब लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाने लगे कि ना अब परमाणु बम बना बनी। वैसे जरूर अपना क्या करे बनाई नहीं है कि ना, तब तो नहीं सोचे, लेकिन पहले अपना बनाएंगे, बाद में खतरा होगा। वह हाल सेटेलाइट का है। गरीब देश बेचारे कबो न उठ पाई हैं। जब वो सोचे समझे लागत कि हाँ सेटेलाइट ऐसे बनता है, तब तक यार नियम आ जाए ना, एक जनी जो है छोड़ ना सकते बिना इसके जो है अनुमति के, तो होगा, देखो ऐसे ही होगा। फिर अब हम पढ़ते हैं भाई कक्षीय वेग के बारे में। किसके वेग के बारे में पढ़ते हैं? कक्षीय वेग के बारे में। ठीक है, उपग्रह का कक्षीय वेग। क्लियर? चलिए देखिए, माना कि m द्रव्यमान का उपग्रह है, माना
m द्रव्यमान का उपग्रह, कोई उपग्रह है उसका द्रव्यमान कितना है, m है, तथा त्रिज्या r है। ठीक है, त्रिज्या का है r। भैया चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, कुछ ना कुछ त्रिज्या तो होगी ना, उसकी त्रिज्या r है। और वेग v0 है, v0 है तो, ठीक है, v0 है तो। अच्छा अब बताओ, कोई भी उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो कौन से बल के कारण लगाएगी? गलत बात। गुरुत्वाकर्षण बल तो होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, लेकिन जब कोई वस्तु के चारों तरफ कोई चीज चक्कर लगाती है तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी बल को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, वही को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। यानी कि अभिकेंद्र बल जो मिलता है, ठीक है, अभिकेंद्र बल जो मिलता है बाबू, वही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिलता है ना। ये न रहे तो मिली अभिकेंद्र बल, मिली ना मिली ना, बोलो मिली ना मिली। तो अच्छा, अभिकेंद्र बल द्रव्यमान यम है, वेग होकर v0 है तो v0 का स्क्वायर mv² बटे r। अभिकेंद्र बल ये तो होता है, याद रह गया, याद है ना। और गुरुत्वाकर्षण का होता है F बराबर g। अब पृथ्वी है इस पर चल तो GMEM कहोगे कि नहीं कहोगे, कहोगे ना। तो यानी GMEM बटे r का स्क्वायर, कहोगे कि नहीं कहोगे, पहले मुझे ये बताओ, बोलो जी। कहोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, r से e वाला r कटी, कटी कि ना कटी, em से e वाला m कटी, कटी कि ना कटी। अर्थात कह सकत है v0 का स्क्वायर बराबर GME बटे r। यानी और अगर हम पॉइंट लिखी तो v0 बराबर √GME बटे r। कौनो डाउट है, कौनो डाउट ना है ना। लेकिन ये बतावा r बराबर का r, भाई r वहां चली गए ऊपर, अब वहां से लई के पृथ्वी के केंद्र तक त्रिज्या मान जाई ने, क्योंकि जितने दूरी बढ़ी उतने कम गुरुत्वाकर्षण होई। यानी r बराबर, चूंकि आप ये r बराबर सही सही होगा RE प्लस H का होई, RE प्लस H होगा कि नहीं होगा। अरे भैया ना समझ में आएगा, हाँ? तो फिर लिख सकता था v0 बराबर √ में GME बटे RE प्लस H लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हो ना। अब सोचा ध्यान से कि अगर पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण G लागे, नहीं हम लिख दे यदि, और नीचे, ठीक है, यदि पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g हो तो g बराबर क्या होता है, स्मॉल g बराबर होता है GME बटे r e का स्क्वायर होता है कि नहीं, मालूम है। g बराबर GME RE का क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी एक बात कह सकते हो, अगर हम GME बराबर देखें
GME बराबर तो GRE का स्क्वायर करम कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और जब यहाँ कोनो दिक्कत ना है तो यहाँ GRE रख सकत थी कि ना रख सकत थी? बोलो, रख सकी थी ना। यानी एक पॉइंट हम फिर से तन के ऊपर बढ़ा रहे हैं, यहीं देखो रहने दो इसको। तो B0 बराबर अंडर रूट में GME के स्थान पर GRE का स्क्वायर बटे RE प्लस H ना जी, RE प्लस H, यानी बराबर ऐसा भी लिख सकते हो कि RE तो RE बाहर आ जाए कि ना, तनी हम फिर से लिख दे, RE बाहर आ जाए कि ना, स्क्वायर है RE इंटू अंडर रूट में G बटे RE प्लस H हो जाए कि ना हो जाए, RE प्लस H हो जाए। अर्थात अब दो तीन बातें हम एक पॉइंट में इसे हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट में हम इसे लिख सकते हैं B0 बराबर R अंडर रूट में RE कहो चाहे R कहो G बटे RE प्लस H। ठीक है, ये फार्मूला कबो तोरे लोग का जरूरत ना पड़े, कंपटीशन में कबो फार्मूला न पूछी कि फार्मूला का है, लेकिन हाँ एक चीज पूछी जो खास खास बातें, तीन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर और इसी से मैं सारी की सारी चीजें जो है सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। चलो भैया तुम ऊपर हो जाओ, तुम्हारी बड़ी जरूरत है। हाँ, अब एक बात, पहला पॉइंट हमसे ये कहता है, अगर मैं आपसे कहूं कोई चीज, तो B0 बराबर RE अंडर रूट G बटे RE प्लस H ना, है कि नहीं है? अगर H का मान बढ़ेगा तो B का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। हाँ, यानी आप कह सकते हो कि पृथ्वी तल से जितनी अधिक दूरी पर उपग्रह होगा उसका वेग उतना ही कम होगा। ठीक है, और जितने नीचे होगा उसका वेग उतना ज्यादा होगा। बात कंफर्म हुआ कि नहीं? बातें कंफर्म हुई ना। जितने ऊपर उतने ज्यादा, जितने कम नहीं, जितने ऊपर रहेगा उतने वेग कम रहेगा और जितने नीचे रहेगा उतने वेग ज्यादा रहेगा। इसीलिए जब 24 घंटा पे घुमाना होता है तो 36,000 किलोमीटर बनता है। अभी जस्ट हमने बताया ना कि अगर 24 घंटा पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर लाना है तो पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर पे ऊपर ले जाके छोड़ो तब वो 24 घंटा बनी। अब और ऊपर लेकर चले जाओ 72,000 किलोमीटर तो 24 का 12 घंटा, उसका वेग कम हो जाएगा ना, तब शायद और ज्यादा लग जाए, 12 का 24 48 घंटा और ज्यादा हो जाएगा, गणना हमने थोड़ी नहीं किया है। ठीक है, तब उसका वेग कम हो जाएगा कि नहीं? अब वेग कम हो जाएगा तो कहाँ बहुत दिन लग जाएगी ना, और नीचे कह देगा तो वेग तेज हो जाए, तो सिंक्रोनस कहाँ हो पाएगी? 36,000 किलोमीटर पे सिंक्रोनस हो पाएगी ना। क्लियर? ये बात एकदम कंफर्म है। तो पहला पॉइंट ही याद रहे कि उपग्रह है पृथ्वी तल से जितना ऊपर होगा उतना उसका वेग क्या होगा? उसका वेग कम होगा। अब यह पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि पृथ्वी से अत्यधिक ऊंचाई बढ़ने पर उपग्रहों का वेग होता है अधिक, कम, एक समान रहता है
इनमें से कोई नहीं। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा तो बच्चा का याद, बताओ क्वेश्चन याद करके कोई इसको बता पाएगा? क्वेश्चन याद करके नहीं कोई इसको बता पाएगा जब तक बेहतरीन तरीके से समझा नहीं रहेगा। ये जब ऑनलाइन क्वेश्चन एमसीक्यू सब लगाते हैं ना, एमसीक्यू से सिर्फ कुछ बातें रटी जा सकती हैं, ये सब बातें नहीं एकदम बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते कि क्यों ऐसा होता है। ठीक, दूसरी बात यह है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें आपको यम दिखाई दे रहा है कहीं? यम दिखाई दे रहा है? यम माने द्रव्यमान, यम माने क्या था? द्रव्यमान, और द्रव्यमान है ये नहीं है। यानी आप एक बात कह सकते हो कि वेग का द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है। चाहे इतना बड़ा उपग्रह ले जाए छोड़ दो, चाहे इतनी बड़ी उपग्रह ले जाए छोड़ दो, दोनों को वेग हमेशा समान रहे, क्योंकि वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऐसा ना है कि बहुत मोटा ताजा बाट है तो ना चल पाई उतनी तेज, है कि ना? और कोनो दुबला पतला उपग्रह बाट धीरे धीरे का तेज चल रही, और मोटा ताजा उपग्रह बाट तू धीरे धीरे चली, ऐसा बात ना है। उसके द्रव्यमान से उपग्रह के कक्षीय वेग का कोई लेना देना नहीं होता है। तो काहे नहीं होता है, बात समझ में? काहे नहीं होता है, बात समझ में? यानी कि हम कह सकते हैं उपग्रह के कक्षीय वेग से द्रव्यमान का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। अर्थात अलग अलग द्रव्यमान के का भैया अलग अलग द्रव्यमान के उपग्रहों के वेग समान होंगे। उपग्रहों के वेग का होंगे जी? समान होंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट और, उसको मैं कल बताऊंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा। आज का क्लास यहीं पर रोक दिया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं हम कल नेक्स्ट क्लास में, यहीं से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहीं से पढ़ाया जाएगा। हम इस PDF को जो है सेव कर दे रहे हैं। ठीक है जी, इस PDF को हम सेव कर ले रहे हैं, यहाँ पर भेज भी देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको हम जो है सेव कर दे रहे हैं, यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, इसको यहीं से हम करेंगे क्योंकि समय जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।